नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका में लोगों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलम यह है कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर अमेरिका की जनता में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब लॉस एंजल्स की सड़कें जंग का मैदान बन गई हैं। अमेरिका की जनता ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अप्रवासी नागरिकों पर हो रहे छापों का विरोध कर रही है। इस बीच ट्रंप का एक और बड़ा फैसला आज से लागू हो गया, जिसका असर कई देशों के नागरिकों पर पड़ेगा। तो ट्रंप के फैसलों से अमेरिका में मचा बवाल। कैसे अमेरिका की सड़कें बनी जंग का मैदान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन में 96 घंटे से रूसी हमले जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, केवल ताकत की भाषा समझता है रूस। युद्ध की तैयारी में जुटा जर्मनी। इजरायल ने गजा जा रहे एक जहाज को पकड़ा। हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 एक्टिविस्ट। इजरायल पर बड़ा धमाका करने की तैयारी में ईरान। बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हिंदुस्तान को लेकर नरम हुए मोहम्मद यूनुस। पीएम मोदी को लिखा पत्र। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में देखा डरावना नजारा। तारे को निगल गया सुपर मैसिव ब्लैक होल। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंटरनेट यूजर्स ने की डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई। एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर बिगड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति का संतुलन, तो लोग बोले बाइडेन 2.0। स्पेन में प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज से इस्तीफा देने और नए चुनाव करवाने की उठी मांग। विपक्ष की पॉपुलर पार्टी ने मैड्रिड शहर में किया प्रदर्शन। हजारों लोग हुए शामिल। 11 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत या रिहाई पर करेगा अंतिम फैसला। कई मामलों में अदियाला जेल में बंद है पूर्व पीएम। चीन के साथ तोड़ दे संबंध, कोरोना से भी बदतर खतरा। एग्रो टेररिज्म पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने ट्रंप प्रशासन को चेताया। कहा, यह अमेरिका को अंदर से अस्थिर करने के लिए एक सीक्रेट मिशन की तरह। तो अमेरिका की सड़कों पर नेशनल गार्ड्स और अमेरिकी जनता के बीच मानो जंग सी छिड़ गई है। दोनों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों में ट्रंप सरकार के खिलाफ गुस्सा है। 6 जून से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासन नीति के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप सरकार के आदेश पर अमेरिका में जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। उनके इस प्रदर्शन की शुरुआत लॉस एंजलिस के डाउनटाउन से हुई, जो 7 जून तक पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे लैटिनो बहुल क्षेत्रों में फैल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजल्स शहर में धावा बोल दिया, प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया और स्वचालित गाड़ियों में आग लगा दी। जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर वस्तुएं फेंकी तो तनाव और बढ़ गया, जिसके कारण लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने इसे गैर कानूनी सभा घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस, फ्लैश बैंग ग्रेनेड और भीड़ नियंत्रण हथियारों से जवाब दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे को ब्लॉक कर दिया। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दिए, जिसने लोगों में गुस्से को और भड़का दिया, जिससे उनकी अधिकारियों के साथ झड़पें हुई। गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने भी इस तैनाती की निंदा की। ट्रंप को लिखे एक पत्र में उन्होंने इसे राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और संघीय सरकार पर तनाव बढ़ाने के लिए अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इसके बावजूद नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो गई, लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं आ पा रहे। इस हिंसात्मक प्रदर्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि एक महान अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स पर अवैध विदेशियों और अपराधियों ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जल्द ही व्यवस्था बहाल की जाएगी, अवैध लोगों को बाहर निकाला जाएगा और लॉस एंजलिस को मुक्त किया जाएगा। एक तरफ लोग अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की सख्त नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटते नहीं दिख रहे। ऐसे में उनकी कार्रवाइयों ने इस प्रदर्शन को और भड़का दिया है। लोगों में बढ़ते इस गुस्से के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा फैसला लागू हो गया है, जिसका असर अमेरिका ही नहीं कई देशों के नागरिकों पर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का फैसला दोपहर से ही लागू हो गया है। उनका यह फैसला भी अवैध प्रवासियों पर एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके इस आदेश के तहत अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य,
इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है, जबकि 7 अन्य देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के लोगों के प्रवेश पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही साफ कर चुके थे कि इसका बदला लिया जाएगा, और 4 दिनों से यूक्रेन पर चल रहे रूसी हमले बता रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका से चेतावनी जारी हुई है कि रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। इस हमले का दायरा क्या होगा यह भी निश्चित नहीं है, यानी रूस ने यूक्रेन सहित उसके मददगार देशों पर भी हमले की तैयारी कर ली है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में 190 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब डोनबास के बाद डनिप्रोपेट्रोव्स्क में अपने टैंक उतार दिए हैं। ये वही इलाका है जो अब तक कीव के नियंत्रण में था, लेकिन अब रूस सीधे वहां तक पहुंच चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि उसकी 90वीं टैंक डिवीजन अब दनेत्स्क की पश्चिमी सीमा लांघकर डनिप्रोपेट्रोव्स्क में सक्रिय हो चुकी है। यानी अब युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं रहा, यूक्रेन के दिल तक घुसपैठ शुरू हो चुकी है। रूस की ये सैन्य चढ़ाई तब हो रही है जब शांति वार्ताएं एक बार फिर ठप पड़ी हैं। रूस अब तक यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। जिस तरह से यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, रूस के बढ़ते हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की घबराए हुए दिख रहे हैं। अब वो एक बार फिर नाटो की शरण में जाने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, इसलिए कनाडा में होने वाली G7 की बैठक में रूस के खिलाफ सख्त फैसला लिया जाना चाहिए। कनाडा में 15 से 17 जून तक G7 की बैठक होनी है। वहीं नाटो सम्मेलन नीदरलैंड में 24 से 26 जून को होगा। इस बीच पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा है कि रूस का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। रूस अभी और ज्यादा बड़े हमले करेगा। अगले कुछ दिन में रूसी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में ड्रोन हमले बढ़ाए जाएंगे, दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े हमले शुरू होंगे, तीसरे चरण में रूस ऑरेश्निक मिसाइल से हमले कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के 6 प्लान तैयार किए हैं, जिसका अंत न्यूक्लियर हमला हो सकता है। यूक्रेन के बाद यूरोप रूस का अगला शिकार होगा और इसका डर भी यूरोप में दिखने लगा है। यूरोप में युद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन ने अपने पनडुब्बी बेड़े को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है, तो फ्रांस अपने परमाणु हथियारों को यूरोप की सुरक्षा के लिए देने को तैयार हो गया है। जर्मनी में भी युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां बंकरों और शेल्टर होम्स के नेटवर्क का विस्तार करने की तैयारी चल रही है। जर्मनी को चिंता है कि रूस अगले 4 सालों में किसी एक यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जर्मनी के रूस के साथ सबसे खराब संबंध है, लेकिन उसे भी रूस से डर लग रहा है। और अब अगली खबर में बात गजा में गहराते मानवीय संकट की। तो गजा की इजराइल ने चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। यहां के लोगों को दाने दाने के लिए तरसा दिया गया है। किसी भी मदद पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के तमाम देश इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि गजा के 20 लाख लोगों के जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, लेकिन इजराइल किसी की भी सुनता नहीं दिख रहा है। इस बीच समुद्र के रास्ते गजा में राहत और सहायता सामान को लेकर रवाना हुई स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांस की यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन सहित 12 अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को गजा पहुंचने से पहले ही इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया। यह नाव मेडलिन ब्रिटेन के झंडे के तहत चल रही थी और इसे फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन नाम के संगठन ने गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भेजा था। नाव ने 6 जून को इटली के सिसिली से यात्रा शुरू की थी और 9 जून को गजा पहुंचने वाली थी, लेकिन इजरायली सेना ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सुबह करीब 2 बजे रोककर सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। रीमा हसन ने कहा कि इजरायली कमांडो ने पूरे क्रू को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया है। रीमा हसन ने कुछ तस्वीरें एक्स पर जारी की है, जिसमें क्रू के सदस्यों को लाइफ जैकेट में देखा जा सकता है। इस तस्वीर में क्रू के सदस्य हाथ ऊपर किए हुए दिख रहे हैं। एक तस्वीर में ग्रेटा भी दिखाई दे रही हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन यानी एफएफसी ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि क्वाडकॉप्टर जहाज को घेर रहे हैं और उस पर सफेद रंग जैसा पदार्थ छिड़क रहे हैं। संचार बाधित है और रेडियो पर परेशान करने वाली आवाजें आ रही हैं। जहाज से संपर्क टूटने के बाद एफएफसी ने थनबर्ग और जहाज पर मौजूद अन्य लोगों के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया है।
थनबर्ग ने अपने वीडियो में कहा कि अगर आप ये वीडियो देख सकते हैं तो माना जाए कि हमें इजरायली कब्जे वाले बलों या इजरायल का समर्थन करने वाले बलों ने अंतरराष्ट्रीय जल में रोका और हमारा अपहरण कर लिया गया है। बीबीसी के मुताबिक इन सभी कार्यकर्ताओं को अशदोद पोर्ट ले जाया जा रहा है। ये इजरायल के पश्चिम में एक अहम पोर्ट है। गजा से इसकी दूरी 27 किलोमीटर है। इजरायल की इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ईरान ने भी इजरायल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसके खुफिया अधिकारियों ने इजरायल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हजारों गोपनीय फाइलें जब्त की हैं। ईरानी मंत्री इस्माइल खातिब ने कहा कि ये दस्तावेज जल्दी ही सार्वजनिक किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने इसके कोई सबूत नहीं दिए। ये बयान IAEA की बैठक से पहले आया है, जहां ईरान पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसके बाद ईरान और इजरायल के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तनाव फिर उभर आया है और मुश्किलें इजरायल के लिए बढ़ सकती हैं। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं बची है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच दूरियां बढ़ने लगी। खासतौर पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से हिंदुस्तान विरोधी बयानबाजी ने दोस्ती का ये रिश्ता दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन अब यूनुस सरकार घर में घिरी हुई दिख रही है। यूनुस की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इसे सभी राजनीतिक दलों ने खारिज कर दिया। सेना की तरफ से भी यूनुस की मदद के संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद यूनुस सरकार हिंदुस्तान को लेकर नरम रुख दिखाने लगी है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे और जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दरअसल यूनुस ने यह पत्र नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम मुख्य सलाहकार को ईद उल अजहा की शुभकामनाओं के जवाब में लिखा। अंतरिम सरकार ने एक्स पोस्ट पर दोनों पत्रों को शेयर किया। 6 जून को लिखे इस पत्र में यूनुस ने कहा कि मोदी का संदेश दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि आपसी सम्मान और समझ की भावना हमारे देशों को हमारे लोगों के भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। ईद उल अजहा चिंतन का समय है, जो समुदायों को उत्सव, त्याग, उदारता और एकता की भावना से एक साथ लाता है। हम सभी को दुनिया भर के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हिंदुस्तान को लेकर यूनुस का अचानक बदला रुख बता रहा है कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं और अब वो हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी BNP ने भी अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। BNP की स्थायी समिति के सदस्य आमिर खासरू महमूद चौधरी ने अंतरिम सरकार से पूछा है कि अगले साल अप्रैल में संसदीय चुनाव कराकर मोहम्मद यूनुस किसका हित साधना चाह रहे हैं। चुनाव के मुद्दे पर सरकार अपनी निष्पक्षता खो रही है। BNP ने कहा कि अप्रैल 2026 में चुनाव कराने में कई परेशानियां हैं। रमजान, खराब मौसम और परीक्षाओं जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए BNP नेता ने कहा कि इस दौरान चुनाव कराना पूरी तरह से अव्यावहारिक है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। अधिकांश राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव दिसंबर तक हो जाए और इससे आगे जाने का कोई कारण नहीं है कि यह अगस्त या सितंबर में भी हो सकता है। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे ब्लैक होल निगल जाता है सितारा। तो ब्लैक होल की गुत्थी आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि इसके अंदर से रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक बेहद दुर्लभ घटना दिखाई दी, जिसमें एक तारा गलती से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास पहुंच गया। ऐसे में जो नतीजा होना था वही हुआ। एक सितारा अचानक गायब हो गया। इस घटना को खगोलविदों ने AT2022 WTN नाम दिया है। यह घटना हमारे सौर मंडल से लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर घटित हुई। यह जगह एक ऐसी आकाशगंगा में है जो खुद किसी और बड़ी आकाशगंगा से टकरा रही है। यह इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यह दूसरी बार है जब ऐसा धमाका किसी टकराती हुई गैलेक्सी में देखा गया है। आमतौर पर जब दो गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब भी कोई तारा ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है तो ब्लैक होल इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। यह कोई साधारण गुरुत्वीय खिंचाव नहीं है, बल्कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि वो तारे को पहले खींचता है, फिर खींचते खींचते उसे तोड़ देता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को टाइडल डिसेप्शन इवेंट कहते हैं, TDE। AT2022 WTN भी एक TDE है। इसमें ब्लैक होल ने एक तारे को पूरी तरह निगल लिया। पहले तारा खिंचता गया, फिर चपटा हो जाता है और आखिर में खिंचकर लंबा हो गया जैसे स्पेगेटी।
इसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ विनाश नहीं लाती, वे रोशनी भी लाती हैं। जब तारा ब्लैक होल के आसपास घूमता है तो उसका कुछ मलबा एक डिस्क में बदल जाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क इतनी तेजी से घूमती है कि उससे पैदा होने वाली रोशनी पूरी आकाशगंगा के सारे सितारों की रोशनी से ज्यादा चमकदार हो जाती है और धीरे धीरे कर इसका अधिकांश हिस्सा ब्लैक होल में समा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ तारों को नहीं मारती, बल्कि पूरी आकाशगंगा के विकास को भी प्रभावित करती है। ब्लैक होल के आसपास बनती ये डिस्क और उससे निकलती ऊर्जा आकाशगंगा में मौजूद अन्य गैसों और तारों पर असर डालती है। इससे नए तारों के जन्म लेने की प्रक्रिया रुक सकती है या फिर तेज भी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इन TDEs को सिर्फ खगोलीय हादसे नहीं, बल्कि गैलेक्सी इंजीनियर मानते हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।